टीबी के खिलाफ अच्छी लड़ाई के बावजूद दुनिया का हर चौथा टीबी मरीज भारत में है। खासकर मुंबई और वेस्टर्न घाट के इलाकों में टीबी ज्यादा पाया जाता है। आंकड़ों के मुताबिक मुंबई के हर नगरपालिका वार्ड में हर महीने 200 से 250 नए टीबी के मामलों का पता चल रहा है। अब स्क्रीनिंग बढ़ रही है, ये तो अच्छी बात है, लेकिन इतनी तमाम कोशिशों के बावजूद बहुत अच्छी लड़ाई हमने टीबी से लड़ी है, लेकिन उसके बावजूद हमें संपूर्ण सफाई वाले कामयाबी मिल क्यों नहीं पा रही? आखिर कैसे मुंबई समेत देश को मिलेगी टीबी से मुक्ति और समाज और सरकारों को टीबी पर कितना अटेंशन बढ़ाना होगा? आज हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। पहले देखिए रिपोर्ट, लौट रहा हूं मेहमानों के साथ। टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस एक जानलेवा बीमारी है जो मुख्य रूप से फेफड़ों को निशाना बनाती है। माइक्रोबैक्टीरियल ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया से होने वाली ये बीमारी हवा के जरिए फैलती है और लोगों को तेजी से अपनी चपेट में ले लेती है। खांसने छींकने पर संक्रमित व्यक्ति से निकलने वाले ड्रॉपलेट्स के जरिए ये संक्रमण फैलता है। महाराष्ट्र में टीबी का खतरा उम्मीद से कहीं ज्यादा गंभीर होता दिख रहा है। हाल ही में राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन अभियान के तहत एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। 100 दिवसीय अभियान में महाराष्ट्र के 1,37,00,000 से अधिक लोगों की स्क्रीनिंग की गई, जिसमें 40,471 लोगों में टीबी की पुष्टि हुई। महाराष्ट्र के 53 क्षेत्रों में इस अभियान को चलाया गया था। टीबी की पहचान में नई तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है, जिनमें CYTB स्किन टेस्ट प्रमुख रहा। ये एक नई स्क्रीनिंग तकनीक है जिससे टीबी संक्रमण का पता लगाना ज्यादा आसान और तेज हो गया है। टीबी के इलाज में सबसे बड़ी चुनौती मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट टीबी है। ये वो टीबी है जो सामान्य दवाओं से ठीक नहीं होती। इसके लिए महाराष्ट्र में 21 नोडल सेंटर और 42 जिला टीबी केंद्र बनाए गए हैं, जहां मरीजों का विशेष इलाज किया जा रहा है। हालांकि टीबी के खिलाफ ये जंग सिर्फ सरकारी प्रयासों तक सीमित नहीं है। चिकित्सा विशेषज्ञों का मानना है कि इसे खत्म करने के लिए लोगों की जागरूकता भी बेहद जरूरी है। टीबी के लक्षणों की बात करें तो 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी आने पर अलर्ट हो जाएं। हल्का लेकिन लंबे समय तक बुखार रहना टीबी का कारण हो सकता है। इसके अलावा रात में बिना कारण पसीना आना, भूख कम लगना और वजन घटना, थकान और कमजोरी महसूस होना, सीने में दर्द या सांस लेने में तकलीफ, खांसी के साथ कभी कभी खून आना टीबी के लक्षण हो सकते हैं। ऐसे में इन लक्षणों को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। WHO की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023 में दुनिया भर में 80 लाख नए टीबी मरीज मिले, जो 1995 के बाद का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इस बीमारी से 12.5 लाख मौतें हुई। हालांकि ये आंकड़ा 2022 की तुलना में थोड़ा कम है, लेकिन टीबी अब भी दुनिया की सबसे घातक संक्रामक बीमारी बनी हुई है। भारत में 2023 में 25.5 लाख टीबी के मामले दर्ज किए गए। राहत की बात यह है कि टीबी से होने वाली मौतों में कमी आई है। 2015 में प्रति लाख जनसंख्या पर 28 मौतें दर्ज की गई। टीबी से बचने के लिए कुछ उपाय भी हैं। भीड़भाड़ जगहों पर मास्क जरूर पहनें। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए विटामिन डी, प्रोटीन और पोषक तत्वों से भरपूर भोजन करें। नियमित स्वास्थ्य जांच कराएं और बच्चों को BCG वैक्सीन लगवाएं। टीबी को मात देने के लिए जागरूकता और समय पर इलाज बेहद जरूरी है। सरकार की कोशिशों के साथ ही लोगों को भी सतर्क रहना होगा, ताकि इस घातक बीमारी को जड़ से खत्म किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर रविंद्र कुमार दीवान, पूर्व डायरेक्टर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस एंड रेस्पिरेटरी डिजीज। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर दीवान आपका हमारे शो पे। सर, हमारे साथ हैं डॉक्टर हेमंत पी ठक्कर साहब, जो कि सीनियर फिजिशियन हैं ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल से। बहुत बहुत स्वागत है ठक्कर सर आपका हमारे शो पे। हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रशांत छाजेड़, डायरेक्टर हैं पल्मोनरी मेडिसिन, फोर्टिस हीरानंदानी हॉस्पिटल से जुड़े हुए। डॉक्टर छाजेड़, गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी हमारे शो पे। डॉक्टर दीवान, चर्चा की शुरुआत आपसे कर रहे हैं, और जितने भी सर आज हम आर्टिकल्स और स्टडीज़ वगैरह पढ़ रहे हैं, काफ़ी आश्वस्त करने वाली हैं। ख़ासतौर से आज स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा साहब के कुछ आर्टिकल्स भी आए हैं, जिसमें उन्होंने जो 100 दिन के कैंपेन की बात की है। दिसंबर 7 को शुरू हुआ था 2024 को, अर्ली डिटेक्शन के लिए पोर्टेबल एक्सरे और यहाँ तक कि AI पावर्ड डायग्नोस्टिक टारगेट जो हैं, जो टारगेट रखे गए हाई रिस्क ग्रुप के लिए, ये सारी कवायदें हो रही हैं। बड़ा अच्छा भी लगता है देख सुनकर, लेकिन उसके बावजूद 25-26% का जो लोड है भारत में, यानी कि दुनिया का हर चौथा टीबी मरीज एक तरह से भारत में है। ये सर, ये आपको लगता है कि कहाँ हम अभी चूक रहे हैं या कहाँ भी कमी रह रही है सर?
देखिए 2017 के बाद जब से नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान आया है, इंटेंसिफाइड एफर्ट्स जो टीबी में हैं वो तो डेफिनेटली मेडिकल कम्युनिटी भी एज वेल एज सोसाइटी कैन फील इट कि हर पेशेंट को डायग्नोज करने के लिए बेस्ट सुविधा प्रोवाइड कराना, उसको जैसे डायग्नोज हो सके दवाई प्रोवाइड कराना, उसके अलावा गरीब मरीजों को न्यूट्रिशनल स्टेटस और न्यूट्रिशनल सपोर्ट देना, और दूसरे नए जो भी इंटरवेंशंस हैं वो उनको टीबी के ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस दोनों के लिए इंट्रोड्यूस करने के लिए भारत सरकार की तत्परता हर एफर्ट में देखी जा सकती है। पर समस्या इतनी बड़ी है, भारत जो है लगभग 25% टीबी की पॉपुलेशन का जो है हिस्सा रहा है, और जो हमने जो भी गोल्स बनाए हैं, गोल्स बहुत एम्बिशियस हैं पर इसमें एफर्ट बहुत इंटेंसिफाइड है। अगर हम उनको पॉजिटिव एस्पेक्ट देखें तो मोर्टेलिटी रिडक्शन, जैसे आपने कहा, अगर हम 95 से देखें तो वो ऑलमोस्ट 45% रिडक्शन है मोर्टेलिटी में, और मॉर्बिडिटी इंसिडेंस के अंदर भी करीब 15 से 16% की कमी है। और अगर हम कुछ खास भारत के हिस्सों को देखें, डिस्ट्रिक्ट्स या कंट्रीज या स्टेट्स, कुछ जगह हमने जो हमारे गोल्स थे वो लगभग अचीव भी कर लिए हैं। तो ओनली थिंग इज़, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, चैलेंज बहुत बड़ा है, तो इन्हीं एफर्ट्स को सस्टेन करना, इंटेंसिफाई करना और जनता का इक्वल पार्टिसिपेशन एज फार एज द effort goes, in which medical profession, pharmacist profession, people, society, everybody has to be involved. एब्सोल्युटली सर। डॉक्टर ठक्कर, हम देख रहे हैं कि जितने भी जैसे बहुत सारे लोगों से भी बातचीत हुई और जैसा सर ने भी बताया कि काफ़ी हमें कामयाबी मिली है बीते अगर 2-3 दशकों में देखें, लेकिन आज भी हम देखते हैं कि अर्बन सक्सेस ज़्यादा है, ख़ास तौर से जो अंडर रिप्रेजेंटेड जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर आज भी हम देखते हैं पुअर हेल्थ केयर एक्सेस के कारण वहाँ पर संभवतः उतनी कामयाबी हमें मिल नहीं पा रही है। हम कुछ इलाकों में देखते हैं कि जो फंडिंग के जो शॉर्टफॉल्स हैं वो भी दिख रहे हैं कि कहाँ पर पर्याप्त फंडिंग की व्यवस्था होनी चाहिए तो और हो नहीं पा रही है। तो अभी भी कुछ ऐसे काम हैं सर जहाँ पर काम करना है। ये मैं पॉलिसी लेवल पर बात कर रहा हूँ, मैं इंडिविजुअल लेवल पे जो लोग छोड़ देते हैं दवाइयाँ उसमें मैं बाद में आऊँगा, लेकिन मैं थोड़ा सा पॉलिसी लेवल पे आपसे समझना चाह रहा हूँ सर कि कहाँ अभी हम चूक रहे हैं, काम की गुंजाइश कहाँ बाकी है सर। एक दुख भरी बात है कि 1882 में जो बैक्टीरिया डिस्कवर हुआ था, सर रॉबर्ट कॉक एक जर्मन डॉक्टर ने डिस्कवरी की, अभी तक उसको हराने के लिए खास करके हिंदुस्तान में हमारी जंग जारी है। और आपने जो राइटली कहा कि ये रूरल एरियाज़ में ये थोड़ी तकलीफ़ ज़्यादा है, शायद पॉलिसी में हमें ये कहना पड़ेगा कि हर एक मरीज़ को एक दफ़े आप आइडेंटिफाई करो तो आप उसे चेन कर लो, जकड़ लो कि वो 7, 8, 9 महीने तक दवा लगातार रहता है। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि ये बीमारी का इलाज कम से कम 7 से 9 महीना लगातार लेना चाहिए। पेशेंट 3-4 महीने में अच्छा होने लगता है, वो भूल जाता है, आता नहीं है। और रूरल एरियाज़ में इतनी समझ नहीं है, इतनी एडवर्टाइजमेंट नहीं है, इतनी सुपरविज़न नहीं है, और खान पान में भी अगर वो प्रोटीन वाला न्यूट्रिशन और ख़ास करके कोमॉर्बिडिटीज़, हिंदुस्तान तो डायबिटीज़ का कैपिटल है, अगर शक्कर हो बदन में तो जंतु कहाँ मरने वाले हैं। तो ये सारी कोमॉर्बिडिटीज़ पेशेंट को आइडेंटिफाई करके चेस करो जब तक ये जंतु वहाँ से निकल ना जाए, और जब तक उनको ट्रीट करें आप उनके ऊपर सख्त नज़र रखो कि वो और किसी को ट्रांसमिट ना करे, मास्क पहने, थोड़ा अलग रहे, थोड़ा ब्लड टेस्ट टाइम पे करे। तो ये सब एफर्ट्स खास करके रूरल एरिया में हमें करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो टीबी की दिल्ली बहुत दूर है पहुंचना, 7, 8, 9 महीना लंबी दवाई, महंगी दवाई, सुपरविजन, ब्लड टेस्ट, ये सब एक बहुत कड़क टास्क है। एब्सोल्युटली सर। और उसमें भी हम जब देखते हैं कि ख़ास तौर से एक बेल्ट जो ज़्यादा परेशान करती है, मसलन मुंबई की, जहां पर हमने देखा कि जो स्क्रीनिंग के दौरान 40,000 से ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। छाजेड़ सर, ऐसा कहा जाता है कि मुंबई और जो वेस्टर्न घाट का जो इलाका है, यहाँ पर कुछ जोग्राफिकल बातें भी ऐसी हैं जो कि ट्यूबरक्लोसिस को पनपने के लिए थोड़ा सा अनुकूल वातावरण बनाती हैं। तो क्या ये वाकई में क्या ये सच है
कि इस तरफ ये केसेस ज़्यादा हैं और इसको स्पेशल केस मानते हुए फिर हमें किस तरह से खान पान रहन सहन में बदलाव करने चाहिए? सर ये जो ज्योग्राफिकल एंगल जो आप दे रहे हैं, तो मुझे लगता नहीं है कि मुंबई और वेस्टर्न घाट्स का कोई स्पेशल ज्योग्राफिकल एंगल है। Okay. बट एक विशेष तो है कि जहाँ पे आपका जो पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत हाई है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउडिंग है, वहाँ पे देखिए आपने अपने इंट्रोडक्शन में ही कहा कि ये एयरबोर्न डिजीज़ है। तो जहाँ पे क्राउडिंग ज़्यादा है, सपोज एक व्यक्ति एक क्राउडेड ट्रेन में जा रहा है, उसको ओपन ट्यूबरक्लोसिस है, उसके आसपास लोग हैं, जब भी वो खांसेगा तो वो टीबी फैलाएगा। तो मुंबई का दिक्कत है कि द डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज वेरी हाई, और इसके लिए जो उसका जो स्प्रेड होने का है जो चांस रहता है वो बहुत ज़्यादा होता है। सो दैट इज आई वुड से वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स। आपने न्यूट्रिशनल एंगल दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट एंगल है। अगर न्यूट्रिशन सही नहीं है, अगर इम्यूनिटी सही नहीं है, कोई भी वजह से होने दो, इम्यूनिटी नीचे जाने का वजह, कभी कोई बीमारी की वजह से इम्यूनिटी नीचे जाती है, डायबिटीज़ है, हमें पता है कि डायबिटीज़ बहुत रैपिड स्पीड से बढ़ रहा है, और जैसे डायबिटीज बढ़ता है, अगर डायबिटीज कंट्रोल नहीं है तो फिर टीबी का मैनिफेस्ट होना, टीबी का इन्फेक्शन होना, ये भी इसकी भी संभावना बढ़ जाती है। कोई भी वजह से अगर अपनी बॉडी की इम्यूनिटी कम है, कोई बीमारी की दवाई चालू जिससे इम्यूनिटी कम होती है, आप कैंसर की दवाई बोलो, ऑटो इम्यून डिजीज की दवाई बोलो, ट्रांसप्लांट की दवाई बोलो, जब भी बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है, अगेन बॉडी की जो टीबी फाइट करने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है, और इसके वजह से टीबी का जो प्रमाण है वो इन पॉपुलेशंस में बढ़ता है। तो न्यूट्रिशन है, पॉपुलेशन डेंसिटी है, एंड जो मैंने कहा कि इम्यूनिटी कम होने की जो वजह है, इन लोगों में टीबी का प्रमाण ज़्यादा होता है। एब्सोल्युटली सर, और यही है जवाब जो लोग दरअसल इस धारणा से संबंध रखते हैं कि मुंबई और आसपास के इलाकों में टीबी ज़्यादा है। तो जैसा सर ने बताया कि एक तो हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है, इम्यूनिटी बहुत बड़ा एक इशू है, ख़ासतौर से अर्बन जो पॉकेट्स हैं वहाँ पर जो इम्यून सिस्टम है वो इंडिविजुअल्स को ज़्यादा ससेप्टेबल बनाता है टू टीबी। इसके अलावा आपने देखा होगा कि इस तरफ के कुछ इलाकों में पुअर लिविंग कंडीशंस भी हैं, जिसकी वजह से इनएडिक्वेट सैनिटेशन रहता है, पुअर वेंटिलेशन रहता है, ओवर क्राउडिंग रहती है, इसलिए टीबी ट्रांसमिशन शायद ज़्यादा लाइकली हमें दिखता है। और फिर एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में डिले भी एक है। ये हमने समझा आज के जो मुख्य हमारे बिंदु थे। अब आएंगे छोटे से ब्रेक के बाद मुख्य बिंदुओं पर, और वो है टीबी से जुड़े हुए मिथ। आज भी टीबी को लेकर बड़े अजीबोगरीब तरह के मिथ हैं, जैसे कि साहब हम तो ठीक ठाक कमा रहे हैं, हम तो अच्छे घरों में रहते हैं, तो टीबी इज़ अ डिजीज़ ऑफ द पुअर, तो ये हमें तो होगा नहीं, तो गरीबों की बीमारी है साहब। दूसरा कि शायद ये कंटेजियस भी नहीं है, हमने अगर टीबी की दवाई ले ली एक बार, थोड़ा ठीक ठाक हो गए तो हम सब ठीक हो गए, दवाइयाँ छोड़ देते। इस तरह की मिथ्स जो हैं, मिसकंसेप्शंस जो हैं, वो भी माना जाता है कि टीबी को लगातार जिंदा किए हुए हैं। इसीलिए उन मिथ्स को भी हम तोड़ने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर रविंद्र कुमार दीवान हमारे साथ हैं, चर्चा उन्हीं से आगे बढ़ाते हैं। सर, अब आते हैं पॉलिसी के बाद इंडिविजुअल लेवल्स पे, जो शायद सबसे बड़ा कारण है। पॉलिसी लेवल पे तो ठीक है, काम होगा, फंड का भी ऐसा नजर नहीं आता कि बहुत ज्यादा कोई कॉन्स्ट्रेंट्स हैं या इच्छा शक्ति की कोई बहुत बड़ी कमी है। हम देख रहे हैं कि ठीक ठाक पॉलिसी लेवल पे काम हो रहा है। अब इंडिविजुअल लेवल पे जो मिथ्स हैं उन पर आते हैं। सर, जैसा मैंने कहा, टीबी इज अ डिजीज ऑफ द पुअर। ये आज भी हमारे आसपास रहने वाले लोग हमसे आके कहते हैं, कहाँ चक्कर में पड़े हो साहब, ये तो गरीब लोगों की बीमारी है, हाइजीनिक कंडीशंस में रहते नहीं, इम्यून सिस्टम टूटा रहता है, तो ये तो उनको होती है साहब। सर, टीबी क्या वाकई में डिस्क्रिमिनेट करता है ऑन द बेसिस ऑफ योर इनकम और सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड सर? ये एक्चुअली एक सबसे बड़ी भ्रामक बात है कि टीबी सिर्फ गरीब लोगों की बीमारी है। अगर हम देखेंगे इतिहास में तो बहुत बहुत अमीर, रिच, इन्फ्लुएंशियल और पावरफुल लोगों को टीबी हो चुकी है। तो टीबी एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है। और दूसरा, अगर समाज में व्याप्त है टीबी का कीटाणु, तो वो कोई भी, जब इंसान एक दूसरे के ऊपर खांसेगा, एयरबॉर्न इन्फेक्शन, तो वो उसको कैच कर सकता है। जैसे हमने कोविड के दिनों में देखा था, अगर वो सारी जो रोकथाम हम कोविड के दिनों में करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग ऑफ 6 फीट, एक अगर हम क्राउडेड प्लेस में तो मास्क लगा के रखें, एक दूसरे पर ना खांसी करें, ना थूकें, तो शायद स्प्रेड बहुत कम हो जाए। कुछ तो हमारे समाज में ये व्याप्त है, कुछ को प्रथा है कि कभी कहीं भी थूक देते हैं, बहुत पास आके बोलते हैं,
मरीजों के ऊपर भी खांस देते हैं, रुमाल अपने मुंह पर नहीं रखेंगे अगर खांसी आएगी तो। ये तो स्प्रेड में एक बहुत बड़ी चीज़ है जो हमारी उसके अंदर है। दूसरा ये जरूर है कि अगर हमारा सामाजिक आर्थिक स्तर बेहतर है तो शरीर की इम्यूनिटी थोड़ी ज़्यादा है तो टीबी होने की संभावना थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन ख़त्म नहीं होती है। और जो लोग वेल फेड है उनके अंदर डायबिटीज़ बहुत कॉमन है, और डायबिटीज़ अपने आप में एक प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है। सो टीबी डज नॉट डिस्क्रिमिनेट कि अमीर और गरीब के बीच में नहीं हो सकती, किसी को भी टीबी हो सकती है। और टीबी का उन्मूलन सारे समाज का एक मतलब कलेक्टिव दायित्व है। इसको ये नहीं कह सकते कि वो खाली गरीब लोगों के लिए है। ये जरूर है कि हमें सामाजिक आर्थिक विकास जैसे ही समाज का होगा तो टीबी अपने आप थोड़ी कम होगी। Right. अगर हम ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो यूरोप के अंदर ये सबसे ज़्यादा 18-19 सेंचुरी में हुई, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जैसे ही वहाँ पे सामाजिक आर्थिक उत्थान हुआ तो टीबी अपने आप कम हो गई। तो हमें भी उसकी तरफ भी काम कर रहे हैं, पर अमीरी या बेहतर इकोनॉमिक स्टेटस इज नो गारंटी कि आपको टीबी नहीं हो सकती। राइट सर, थैंक्स सर इस मिथक को ब्रेक करने के लिए। ठक्कर साहब आपके पास आऊँगा, और ख़ास तौर से मुंबई और आसपास के इलाकों में हम देखते हैं बड़ा क्लोज्ड प्रॉक्सिमिटी में लोग रहते हैं, चलते हैं, मूव करते हैं। अच्छा, जितना सेंसिटाइजेशन कोविड को लेकर हुआ कि एक साहब खबर चली कहीं से कि ये तो छींकने से फैल रहा है, ये तो खांसने से फैल रहा है, लोग सतर्क हो गए। हम ये अच्छी भली भांति जानते हैं सर कि टीबी इज एन एयरबॉर्न डिजीज, इट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अदर थ्रू कफ, स्नीजिंग, टॉकिंग, जैसा सर ने भी बताया। हम टीबी को लेकर सर इतना संवेदनशील क्यों नहीं है? जैसा सर बता रहे हैं, मैं आज भी ट्रेन्स वगैरह में देखता हूँ, इधर उधर देखता हूँ, खांस रहे हैं, लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा है, जबकि वो देख रहे हैं कि वो हाईली वनरेबल पॉकेट्स में रह रहे हैं जहां पर टीबी ऑलरेडी है वहां पे। उसके बावजूद ये सोशल एटिकेट्स टीबी को लेकर क्यों नहीं है सर? बड़ा मेरे को बड़ा ये अचंभित करता है सर। कहाँ गए वो कोविड के दिन कि लोग मास्क पहनते थे जब खांसी सर्दी थी और रास्ते पे थूकना मना था। एक लॉ बन जाए जैसे कि कोई भी खांसी सर्दी का मरीज को मास्क पहनना कंपलसरी है, और पब्लिक में थूकना, चाहे गले की खराश हो या तंबाकू का टुकड़ा हो, ये एक बहुत बड़ा फाइन वाला जुल्म अगर आप बना लो तो लोगों में ये अवेयरनेस आएगी। फ़र्क इतना था कि कोविड में लोग 8, 10, 15 दिन में अगर ख़राब होता तो मर जाते थे, टीबी में 8, 10, 15 महीने के बाद सकम होते हैं। तो ये अवेयरनेस जी से शुरू करें तो मीडिया हर एक घर पे ले जाए, और कोई सेलिब्रिटीज़ अगर उसमें अपना नाम जोड़ ले, और फिर गवर्नमेंट इसके कानून अगर कोई वाइट पेपर निकाले तो डॉक्टरों की, कम्युनिटी की और सब लोगों की बड़ी मदद होगी। क्योंकि लोग अभी भी लापरवाह है, उन देखते नहीं है, सुनते नहीं है। क्लिनिक में कहो हम उनको कि 1 महीने तक काम पे नहीं जाना है, वो कहाँ सुनते हैं। कोई लॉ बना जाए कि भाई जैसे हम नोटिफाई करते हैं कि पेशेंट को टीबी हुआ तो उनको फिर होम अरेस्ट पाकिस्तानी पॉलिटिशियन के जैसे कर लेना चाहिए, या फिर उनका मास्किंग का ये सुपरविजन करना चाहिए। ये सब सोशल एटीट्यूड्स अगर हम चेंज करें, हम एनफोर्स करें और हम बाय लॉ करें तो शायद कुछ फ़र्क हो। एब्सोल्युटली सर, फ़र्क तो पड़ता नहीं सर, बड़ा अजीब सा लगता है। लेकिन क्योंकि अवेयरनेस की बात है तो इसलिए अपना व्यक्तिगत जो है वो दर्द भी समझ लीजिए या इसे विचार समझ लीजिए या अनुभव कह लीजिए, साझा कर रहा हूँ। एसी ट्रेन्स में भी लोगों ने थूकने की जगह बना दी है, और माफ़ कीजिएगा सामूहिकता के साथ बनाई है। ऐसा नहीं है कि कोई एक व्यक्ति है, ये बाकायदा रोज़ आने जाने वालों का धीरे धीरे समूह बनता है, उनका ग्रुप बनता है, उनका घेटो बनता है। फिर एक थूकता है, उसकी रक्षा दूसरा करता है, फिर उसका नंबर आता है, वो थूकता है, और बाकायदा पॉकेट्स बना दिए गए। अब आप इमेजिन कीजिए एसी ट्रेन्स के अंदर थूकने की जगह बना दी है लोगों ने, क्योंकि खिड़कियां बंद नहीं होती हैं। इतना अपरिहार्य है हिंदुस्तान में थूकना। ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में थूकने पर अब सरकार को लाइसेंस ही लगा देना चाहिए, शायद तभी बात होगी, वरना अपने से तो लोग सुधरने से रहे। बहरहाल आगे बढ़ें। डॉक्टर प्रशांत शाहजेड़, अब आते हैं उन लोगों में जो कि
मैनेजमेंट नहीं कर पाते। और कहा यह भी जाता है, आप ही लोगों से मैं सुनता हूं कि टीबी का अगर मैनेजमेंट ढंग से नहीं हुआ तो फिर रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है, जो शायद ज़्यादा घातक है, मोर्टालिटी की तरफ ज़्यादा ले जाती है। तो एक बार दवाई ली फिर छोड़ दी बीच में, ये कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं लोग? देखिए सर, जो एक बार जैसे पहले डॉक्टर ठक्कर ने भी कहा कि लोग 3-4 महीना दवाई लेते हैं, फिर अच्छा हो जाता है, तो फिर दवाई लेने में लापरवाही करते हैं। मगर अभी ये जो दवाई का जो मैनेजमेंट का है, जो कंटिन्यूटी का है, इसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट्स हो गए। अगर हम लास्ट पिछले सालों में देखें, मुंबई में भी दवाई के जो डोसेज है वो फिक्स डोज कॉम्बिनेशंस में अवेलेबल है, गवर्नमेंट और म्यूनिसिपल के थ्रू दे आर अवेलेबल एट अ फ्री कॉस्ट। और हम पेशेंट्स को फॉलोअप भी करते हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस, ऑन अ मंथली बेसिस, टू मेक श्योर दैट वो दवाइयाँ बराबर ले रहे हैं और उनका हेल्थ में प्रोग्रेस हो रहा है। तो अगर हम पिछले ये महीनों सालों में देखें तो इन चीज़ों में बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है। गवर्नमेंट का अपने खुद के क्लिनिक्स है, अपने खुद की सेंटर्स है जहां पे ट्रीटमेंट किया जाता है, डायग्नोसिस किया जाता है। और अभी गवर्नमेंट ने प्राइवेट क्लिनिक्स के साथ भी पार्टनरशिप की है, और अभी प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स एंड द गवर्नमेंट दे आर ऑल कोलैबोरेटिंग टुगेदर। तो अगर मेरे क्लिनिक में भी अगर कोई पेशेंट ट्यूबरक्लोसिस लेके आता है तो उसकी जांच, जो हम लोग मॉलिक्यूलर टेस्टिंग है वो फ्री हो जाती है, टीबी की कल्चर वो फ्री हो जाती है, और पेशेंट्स को अगर हम एक फॉर्म भर के देते हैं प्रिस्क्रिप्शन में तो उसको दवाई भी फ्री मिल जाती है। उसके साथ में टीबी का नोटिफाइबल डिजीज है, हम टीबी को नोटिफाई करते हैं, और नोटिफाई करने के बाद उस व्यक्ति को एक गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट भी मिलता है। बहुत सारे सेंटर्स हैं जहां पे उनको न्यूट्रिशनल सपोर्ट भी दिया जाता है। तो अगर हम देखें तो ये जो टीबी मैनेजमेंट को काफी प्रोग्रेस हुआ है, इसको हार्मोनाइज करने के लिए, फिक्स ड्रग कॉम्बिनेशन देने के लिए, और अभी जो जैसे डॉक्टर ठक्कर ने कहा, जो फॉलोअप की जो दिक्कत थी, अभी हम उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। पेशेंट्स को हमारे क्लिनिक से रेगुलर फोन जाता है, अगर यदि पेशेंट फॉलोअप ना करे तो पेशेंट को फोन जाता है, भाई आप आए नहीं हो, यू हैव टू कम बैक एंड यू हैव टू फॉलो अप। सो आई थिंक ये सब चीजों में सब अपनी अपनी जगह पे, अपने अपने क्लिनिक्स में, अपने अपने अस्पताल में जब इसको स्ट्रेंथन किया जाएगा, आई थिंक हम इसके ऊपर जरूर बात करेंगे। और जो ड्रग रेजिस्टेंट टीबी का एक मैं बोलना चाहूंगा कि जो हम कुछ 8-10 साल पहले जो ड्रग रेजिस्टेंट टीबी देखते थे मुंबई में, अभी भी हम देखते हैं, बट उसका प्रमाण कम हो गया है। और उसकी वजह है अगेन प्रॉपर केस फाइंडिंग, प्रॉपर डायग्नोसिस जो मॉलिक्यूलर टेस्ट से और कल्चर से होता है, और जो डॉट्स प्लस क्लिनिक है जहां से ये सब एडवांस दवाइयां भी गवर्नमेंट के क्लिनिक्स के थ्रू फ्री मिलती है। आई थिंक इन चीजों का फायदा लेना चाहिए, इन चीजों का लोगों ने अवेयर होना चाहिए, एंड आई थिंक इससे अपने को टीबी पे मात करने में वी विल गेट सक्सेस। एब्सोल्युटली सर। तो यानी कि कुछ ऐसे मोर्चे हैं जहां पर हमें लगातार निरंतर कामयाबियां मिल रही हैं, जिनका जिक्र सर ने भी किया, बट ये लड़ाई अगर अंतिम रूप से जीतनी है तो फिर सबको साथ आना पड़ेगा और निर्णायक रूप से साथ आना पड़ेगा। अगर एक भी कड़ी छूट गई, एक भी स्टेक होल्डर ढीला पड़ गया, चाहे सरकार हो, तंत्र हो, डॉक्टर्स हो या मरीज हो, कोई भी ढीला पड़ा तो यकीन मानिए ये लड़ाई नहीं जीत पाएंगे हम, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई गुंजाइश रहेगी हमारे हारने की। इन गुंजाइशों को हम पाटते रहें, लड़ते रहें टीबी से, इसके उन्मूलन तक, इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रशांत छाजेड़, थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर हेमंत पी ठक्कर, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। डॉक्टर रविंद्र कुमार दीवान सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके समय के लिए। शो में इतना ही, अपना ख्याल रखिए, जागरूक रहिए, होशियार रहिए, नमस्कार।